नमस्कार अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं रोहित वर्मा, जिनको वर्मा जी के नाम से जाना जाता है। ये शायर भी हैं और राइटर भी हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोहित वर्मा जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, नाम तो रोहित वर्मा है पर दुनिया भर में जो पहचान है वो वर्मा जी के नाम से है। क्या कहानी है इसके बीच? कहानी कुछ नहीं है, वही है कि जो आपको सरनेम मिलता है वो आपके बुजुर्गों से मिलता है, आपके दादा से चलता आ रहा है ना। तो ये मेरी तरफ से एक मेरे दादा परदादा या मेरे पापा के साथ जो ये बातचीत है, इंटरेक्शन सेशन है, जो मैं जो भी लिखता हूँ उनको पहले सुनाता हूँ। वर्मा जी ठीक कह रहा हूँ मैं, तो ये उनको एक ट्रिब्यूट भी है, उनके लिए एक उन्हीं के साथ बातचीत है, बस इसलिए मैंने वर्मा जी बना दिया, अपना नाम काट दिया। क्योंकि विलियम शेक्सपियर कहता था कि व्हाट इज़ देयर इन अ नेम, कि नाम में क्या रखा है। तो मुझे लगा नाम में नहीं रखा भैया, लेकिन मेरे सरनेम में बहुत कुछ रखा है। हाँ। तो वो वर्मा जी हो। हाँ, तो उसी से पहचान जो है बनती गई। पहचान बनी है कि नहीं बनी है उसका नहीं पता, लेकिन हाँ एक संतुष्टि है। मतलब पहले जब अपने नाम के साथ लिखा करते थे तो एक फील रहता था कि यार बातचीत नहीं हो पा रही है, सिर्फ मतलब एक तरफा बात हो रही है। लेकिन अब थोड़ा सा ये सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैं बोलता हूँ, मेरे बुजुर्ग सुनते हैं और फिर मेरे बुजुर्गों को भी दुआएं मिल जाती हैं जब लोग तारीफ करते हैं या लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो वर्मा जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। वर्मा जी शायर हैं तो एक शायरी हो जाए, उसके बाद बाकी बातचीत पे आते हैं। हाँ, तो एक छोटा सा ख्याल है, शायरी वायरी तो नहीं करता हूँ मैं, बस वही है ख्याल है, बातचीत करना पसंद है। कि ये है कि मेरी मोहब्बत देख, मोहब्बत का सबूत न मांग, मेरी मोहब्बत देख, मोहब्बत का सबूत न मांग, मुझसे वापस अपनी तस्वीरें खतूत न मांग। कुछ बदला नहीं फैज़ साहब आप बिल्कुल ठीक कहते थे, कुछ बदला नहीं फैज़ साहब आप बिल्कुल ठीक कहते थे। मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग, मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। शुरुआती पल की बात की जाए, कब शुरू किया था लिखना? लिखना तो लिखने का मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि लिखना कब से शुरू किया है। क्योंकि मैं लिखने को यानी कि राइटिंग को एक प्रॉपर तरीके का कोई ईयर का वो नहीं दे सकता। क्योंकि मैं एक दिन में कभी 2 घंटे लिखता था, कभी 5 मिनट लगता था, कभी 15 मिनट लिखता था, कभी 8-8 घंटे, कभी 10-10 घंटे। तो मैं प्रॉपर उसको एस्टिमेट बना नहीं पाया हूँ कि कितने साल से मैं लिख रहा हूँ। बट हाँ ये है कि मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कोई राइटर नहीं था। किताबें पढ़ने का शौक था, है ना। पापा प्रूफ रीडिंग किया करते थे और पापा को उर्दू एडिटर थे वो। लेकिन ऐसा पर्टिकुलर कोई इस जोन में नहीं था कि हाँ यार कि आर्टिस्ट लेवल पे कुछ काम करेगा। लेकिन मुझे था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँगा कि यार मैंने बचपन में एक ख्याल लिखा था कि मुझे देख लो, मुझे गौर से देख लो दुनिया वालों, मुझे देख लो, मुझे गौर से देख लो दुनिया वालों, मैं इतिहास हूँ कल को किताबों में पढ़ना है तुम्हें। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जिसको लोग पढ़ें और फिर डिस्कस करें। तो ये वही एक प्रैक्टिस चल रही है। अब ये प्रैक्टिस कब बनेगी तो मुझे नहीं पता, उसके बारे में तो कुछ नहीं पता। क्या ये पैशन था? पैशन कह सकते हैं इसको? नहीं, पैशन भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा जो बचपन का जो मैंने पहले भी आपसे बात की कि मेरी लाइफ में बड़ा हौच पौच रहा है कि मेरे को कभी ये प्रॉपर तरीके से एम रहा ही नहीं है कि मुझे ये बनना है ना। क्योंकि मैं बचपन में बहुत नालायक हुआ करता था, इतना नालायक कि घर वाले उठा के स्कूल लेके जाते थे, ट्यूशन लेके जाते थे। तो उस हिसाब का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, तो मेरी पढ़ाई के साथ कभी नहीं बनी। तो ये है कि ऊपर वाले ने जानबूझ के मुझको बिठा दिया किताबों के बीच में आज, तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा कोई फोकस नहीं था कि मेरे को बड़े लोग के ये करना है। मुझे बचपन से ये था कि मैं यार आराम करूँगा अपनी ज़िंदगी। नहीं, वो तो करना ही होता है, आराम तो करना ही होता है, वो तो सब करते हैं। बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार एक ज़िंदगी मिली है और पुनर्जन्म में मैं बिलीव नहीं करता। तो ये ज़िंदगी आराम से जीऊँगा मैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा और क्या क्या करते हो दिन भर में? दिन भर सिर्फ किताबें पढ़ता हूँ और मूवीज़ देखता हूँ,
लोगों के इंटरव्यूज़ सुनता हूँ, जो बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ सुनता हूँ जिनसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो आदमी, मैं इरफान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, है ना, तो गुलजार साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जॉन एलिया साहब का बहुत बड़ा, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बातें सुनना चाहता हूँ मैं, उनका काम नहीं देखना चाहता कि वो काम क्या करते हैं। मुझे मालूम है एज एन एक्टर जब मैं काम करने के लिए जाऊँगा तो मैं काम कर लूँगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं बात करता हूँ तो फिर मेरा लिटरेचर बाहर निकल के आता है, फिर समझ में आता है कि इस आदमी ने कितनी किताबें पढ़ी हैं, ये कहाँ कहाँ लोगों के साथ बैठा है। तो मेरे हमेशा इंटरव्यूज़ में ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं लोगों के साथ बात करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मुझे काम क्या है, 5 मिनट का काम है, वो 5 मिनट के काम में मैं तुम्हें जज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब तुम आधा घंटा मेरे साथ बैठोगे तो फिर पता चलेगा। तो मेरी हमेशा वही कोशिश रही है। हाँ नहीं, इंस्पिरेशन की बात की जाए तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन शुरुआती दौर में तो इंस्पिरेशन ये थी कि मुझे ना दुनिया के सारे राइटरों के नाम याद करने। अरे यार मेरी बड़ी गंदी, मेरे यानी कि बहुत अजीब तरीके का स्टूडेंट रहा हूँ, बच्चा रहा हूँ, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट टीचर के सामने एक वो बोलते हैं ना, एक दिखाने के लिए कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, तो मैं सारे राइटर्स के नाम याद कर लिया करता था, किताबों के नाम याद कर लिया करता था, उसमें लिखा गया ये नहीं पता। तो टीचर जब भी उस किताब का नाम लेता था तो मैं राइटर का नाम लेता था, तो टीचर को लगता था यार ये कितना इंटेलिजेंट है यार, इसको पता है। तो वो चालाकी जो थी वो बचपन से थी ना। हाँ ये वो रही मेरी, वो बचपन से रही, क्योंकि वही है ना, आप चालाक तब होते हो जब आपका कोई एम नहीं होता, आपको पता मस्ती करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, तो इसलिए वो सब कुछ था ज़िंदगी में। बहुत शरारती किस्म का बच्चा रहा हूँ मैं बचपन से। वर्मा जी कभी ऐसा नहीं हुआ घर वालों ने कहा वर्मा जी कैसे बड़े होकर क्या बनना है, लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, तो कभी ऐसा नहीं बोला घर वालों? देखो एक बहुत पुरानी कहावत है, पालने के पूत जो होते हैं वो पालने में ही पता चल जाते हैं ना। तो मेरे बचपन से ही मेरे घर वालों ने देख लिया था कि ये बंदा ना, ये जो बच्चा है ना, ये सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए है, इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। यानी कि इतना था कि मैंने बचपन में, हालांकि मैंने कभी बोला नहीं है और ये बोलना बनता भी नहीं है, मैंने बचपन में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था किताबों के साथ कि मैंने अपना स्कूल का बैग फाड़ा था और मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे को कपड़े दे दो, मैं गाड़ियाँ साफ़ करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे से नहीं होने वाला ये काम। मैं नहीं जा सकता, वो टीचर जो घर पूरा रट्टा मार के आती है और मुझको पढ़ाती है, मैं नहीं बैठ सकता उसके सामने। ये एक अलग सी हो गया ना, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्विच आउट हो गया और आपको किताबों में बैठना पड़ा। मैं पर्सनली इन चीज़ों पे, अब जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की और मैं इन चीज़ों पे बिलीव करना शुरू हो गया हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैं उन चीज़ों तब तक किसी को ज्ञान नहीं देता जब तक मैं खुद बिलीव नहीं करता। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि यूनिवर्स डिसाइड करती है कि आपको किस टाइम पे कहाँ बैठना है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपनी ज़िंदगी के करियर को या लाइफ को, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो मतलब गलत पोजीशन पे बैठा हूँ यार, ये मैं तो किसी की जगह पे बैठा हूँ, ये जगह किसी और की थी बेसिकली। मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मुझे वही होना चाहिए था, शायद मैं आज कार मैकेनिक होता। तो यूनिवर्स ने जो डिसाइड किया, तो वही है ना, राम जी के जो वो प्रवचन हैं या जो बातें हैं उन पे आप शक नहीं कर सकते। नहीं, जिस तरह से कहा जाता है कृष्ण जी के हिलाए बिना पत्ता नहीं हिलता। पत्ता नहीं हिलता। तो उसी तरह जिस तरह से कृष्ण जी को मंजूर था वैसे ही हो गया वर्मा जी के साथ। बिल्कुल। और मुझे इस बात का बड़ा शक है, ऊपर आके पूछूंगा। नहीं, पर भगवान जो करते हैं सही करते हैं। हाँ बिल्कुल। फैमिली की सपोर्ट कैसी है? मैंने बताया ना, फैमिली की सपोर्ट तब होगी कि बच्चे को कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। है ना, कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी बच्चे से, तो उनको लगेगा कि यार इसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। उनको बोला चल रही है जिंदगी, चलने दो यार, खुश रहने दो यार। वर्मा जी खुश है अपनी जगह पे। हाँ। कभी घर वालों ने कोई कुछ नहीं कहा कि नहीं, कभी ये क्या काम कर रहे हो? कभी नहीं कहा। मैंने 2003 में थिएटर करना शुरू किया था नटरंग के साथ। तो जब मैं एक्टिंग किया करता था तो मुझे एक्टिंग करने का शौक नहीं था, बस रामलीला वगैरह किया करते थे, तो भैया ने उठाया और नटरंग भेज दिया। तो काम करना शुरू किया, एक्टिंग वगैरह सीख रहे थे हम लोग, कर रहे थे। तो एक्टिंग करते करते मज़ा आना शुरू हो गया, यार ये सही है यार, इसमें ना किताबें पढ़नी पड़ती हैं, ना डांट पड़ती है, कुछ नहीं, सब मज़े हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज करवाते हैं, उल्टी पुल्टी मज़ा आता है, मतलब दोस्त लोग मिल जाते हैं, बातचीत हो जाती है। अच्छा ये अच्छी चीज़ है, इसको सीखना चाहिए। तो सीखते फिर आहिस्ता आहिस्ता जब न्यूज़पेपर में कटिंग आना शुरू हुई ना, तो घर वालों को लगा ये लड़का कुछ कर कि
यार अब ये मतलब ये सही ट्रैक पे है। तो जब एक्टिंग का तो घर वालों को लगा कि अब ये बड़ा होकर एक्टर बनेगा। तो फिर मैंने बैचलर्स किया म्यूज़िक में। तो म्यूज़िक में बैचलर्स किया तो घर वालों पापा को लगा कि यार म्यूज़िक सीखा है तो चलो जगरातों में ढोलकी तो बजा ही लेगा। मतलब अब इसमें मेरे घर वालों की कोई मैं बिल्कुल गलती मेरी थी जो मैं पढ़ता नहीं था। नहीं, मेरी भी गलती नहीं थी। मैंने कहा ना यूनिवर्स डिसाइड करता है, आप खुद डिसाइड नहीं करते, आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते। आप अगर ये डिसाइड करके अगर आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ से सीधे घर जाऊँगा, ऐसा 10% हो सकता है, 15% होता है, मैं 20% मान रास्ते में कोई काम पड़ मतलब ऐसा मतलब 80-70% ऐसा है ही है कि आपका टायर नहीं फटा कोई ऐसी चीज़ ना हुई कि आप रुक जाओगे, क्योंकि आप नेचर के साथ पंगे नहीं ले सकते, है ना। तो मेरे वही है, मेरे घर वालों ने को एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, उनको ये था कि यार किसी की तरीके से अपना गुजारा कर ले, मतलब अपनी ज़िंदगी एक ट्रैक पे ले आए। जैसे आम लोग एक मशीनों की तरह चल रहे हैं, ये भी उस मशीन का एक बन जाए, ये मशीन बन जाए। बट वो था ही नहीं दिमाग में, और अभी भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, वही मैंने जो स्टार्टिंग में भी कहा, एक ज़िंदगी भी नहीं है यार, मज़े करते गुजारेंगे। आपने जिस तरह से आप बता रहे हो कि आपने एक्टिंग की, थिएटर किया, हाँ, तो फिर कभी बाहर नहीं गए? मैंने बाहर मतलब मैं तो नटरंग के साथ फॉरेन तक घूम के आया हूँ। मैंने रशिया, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, यूरोस्लब, बेलग्रेड नाम पे ऐसी जगहों पे, जम्मू का जो थिएटर है हमारा, घुमई नाम का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन है हमारा, इकलौता प्रोडक्शन है जो पूरा वर्ल्ड वाइड घूम चुका है पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी के नेतृत्व में। तो उनके साथ काम किया मैंने, तो बहुत जगहों पे घूमा, पूरा हिंदुस्तान घूमा हुआ था। फिर मैंने मास्टर किया मुंबई से। जब मैंने मुंबई से मास्टर किया तो फिर मुझे समझ में आया कि भैया ये जो समंदर है ये उतना सा नहीं है जितना मैं सोच के बैठा हुआ था, ये यहाँ पे बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। तो मुझे अब मुंबई जाके मेरी सही तरीके से आंखें खुली कि भैया जो मैं करता आया हूँ वो सही नहीं है, दुनिया कुछ और है और दुनिया अलग तरीके से ट्रैवल कर रही है, मतलब बहुत सीरियस अप्रोच है ये चीज़ों को लेके, तो तुमको कुछ करना पड़ेगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रैवल था वो राइटिंग की तरफ होना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने 10 साल एक्टिंग की है। मैंने जम्मू में ऑटोग्राफ दिए हैं लोगों को। मैं इतना माना, मैं अपने आप को इरफान खान से कम नहीं मानता। नहीं तो फिर वर्मा जी वो मुंबई वाला सफ़र क्यों वापसी क्यों कर ली? मुंबई का सफ़र वही है ना, यूनिवर्स को जो डिसाइड है, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा। मैंने पद्मावत मूवी की थी, उसमें बैकग्राउंड सोलो वो ओइलिन प्ले किया मैंने। उसके बाद केतन मेहता के साथ मैंने एक मूवी में यानी कि बैकग्राउंड स्कोर गाने गाए थे उनके लिए। फिर हिमानी शिवपुरी के लिए एज एन एक्टर काम, मैम के ग्रुप में एज एन एक्टर काम कर रहा था। तो मतलब काम चल रहा था अपना। तो सडनली मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, मेरी मम्मी का बीपी और शुगर जो भी नेचर को था। तो उसकी वजह से मैं वापस आया, और फिर जब मैं यहाँ पर आया तो फिर यहाँ पे नाटक किए, यहाँ पे भी उस तरीके से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। मतलब मैं इतना मतलब वही है कि ऊपर वाले का मैं इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरा जो पहला जो इंटरव्यू था वो ललित गुप्ता जी ने लिया था जम्मू में, जो एक बहुत बड़ा नाम है। तो मेरे लिए वही है ना कि थाली में सब कुछ मिलता गया आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे ऐसा लगा कि यार लाइफ तो बड़ी ईजी है। थाली में रोटी मिली है, चम्मच के साथ खानी है तो वो खाई जाती है। हाँ, लेकिन क्योंकि वो है कि जो बचपन से लेके आज तक जो मैंने एक चीज़ जो मेरे में कंटिन्यू है वो ये है कि मैंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। मैं एक कुआं खोद रहा हूँ, उसमें से आज पानी निकलेगा, 10 साल बाद पानी निकलेगा, 15 साल बाद पानी निकलेगा, मुझे नहीं पता निकलेगा तो। लेकिन मैं उस कुएं में उसे खोदने में सारी ज़िंदगी लगा सकता हूँ, इतना मैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब मेहनत करो तो फल तो मिलता ही है, एक ना एक दिन तो हासिल होगा ही। क्योंकि जिस तरह से सब कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, कर लो सब्र, मीठा खा ही लेंगे। नहीं भी मिलेगा तो जिंदगी तो जी रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई शिकायतें हैं जिंदगी से कि यार मुझको वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, और मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बचपन कैसे है ना। लोग सुसाइड कर लेते हैं कि यार मेरा तो 1 नंबर कम आ गया, मैं यार क्या बड़ा जी रहा है। वर्मा जी लगातार कुछ दिनों से मैं आपको, जिस तरह से मेरी भी आपकी जान पहचान जिस तरह से हुई तो ओपन माइक्स में हुई। हाँ। अभी तक ओपन माइक का जो है बड़ा ट्रेंड चल रहा है हमारे। हाँ। जम्मू की बात की जाए तो, बाकी बाहर की बात नहीं रहती, मैं जम्मू की बात करती हूँ, जम्मू के रहने वाले हैं तो
ओपन माइक का ट्रेंड चल रहा है, तो आपको भी हमने वहीं देखा, तो क्या सोच लेकर वहाँ पर आप गए, आप जाते हो, क्या एक्सपीरियंस है उधर का, पब्लिक के रिस्पांस की बात की जाए तो? हाँ, ओपन माइक में जो मैं पहले ना जम्मू में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था जश्न जमहूरिया नाम से, तो उसमें मैंने एज एन पार्टिसिपेंट परफॉर्म किया था। उसमें वसीम बरेलवी साहब थे, इरशाद खान साहब थे, और भी बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मतलब हमारे गवर्नर साहब खुद बैठे रहते थे, 4-4 घंटे 8-8 घंटे का प्रोग्राम था, मेरा भी प्रोग्राम उन्होंने देखा था, तो वो बैठे हुए थे। तो मैं जब उस सर्कल में जब मैं बैठा हुआ था, तो मुझे उन लोगों के बीच में, मेरे को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं ज़िंदगी में कभी भी परफॉर्म करना मेरे लिए कभी भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। मेरे को यही रहा कि सीखने की आदत थी कि हाँ यार, मुझे कुछ पता चलना चाहिए दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि दुनिया उतनी नहीं है जितना मैं अपने दिमाग में प्लान करके बैठा हूँ। तो जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे लगा कि यार नहीं यार, लोगों के बीच में बैठना चाहिए तो आपको पता चलेगा। तो जब मैंने ओपन माइक्स में आना शुरू किया तो फिर मैं पढ़ने के लिए कभी नहीं गया। मेरा कभी भी ये इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा। बचपन में नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये था कि लोग किस तरीके की बातें करते हैं, लोग किस लिटरेचर की बातें करते हैं, क्या कि कौन सी किताबें पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जानूं, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं आज की जनरेशन से बहुत पिछड़ा हुआ था, क्योंकि मैं अपने दुन में था और दुनिया अलग लेवल पे ट्रैवल कर रही थी। तो जब मैंने जाके देखा वहाँ पे, उनकी बातें सुनी, उनकी शायरी सुनी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा ट्रैक ना अलग है। ये दुनिया मतलब, क्योंकि ये वो चीज़ें नहीं है जिनके साथ आप सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये अलग मछलियाँ, मैं अलग मछली। हाँ नहीं, अलग मछली वाला हिसाब किताब नहीं। अगर मैं उनकी उम्र में होता तो मैं वही करता जो वो कर रहे हैं, है ना। तो मेरे पास ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, लोगों की बातचीत थी, तो मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि इसके साथ तुम लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते। इन शब्दों के साथ तुम 5 साल गुजार सकते हो, 6 साल गुजार सकते हो, मगर अगर तुम इन शब्दों के साथ अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 30 साल गुजार लूँगा या 50 साल गुजार लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए तुमको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि कहना क्या है ना। ऐसे ही नहीं हम फैज़ अहमद फैज़ का इतना बड़ा शेर पढ़ लेते हैं कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। मतलब ये सुनता हूँ और मुझे आज भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है भाई। कितनी बड़ी लाइन है, मतलब ये लाइन मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कभी कंप्लीट होगी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है उस आदमी का, जिसको समझने के लिए आपकी सारी लोगों ने डिग्रियां की हैं, पीएचडी की हैं उनकी गज़लों पे, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि जो आप शायरी कर रहे हैं ये मोहब्बत, यही सब कुछ है, ये नहीं है भाई। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि उनके साथ बातचीत की जाए, उनको समझाया जाए कि भाई आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा सामने वाले को ऐसे देखता हूँ कि यार ये ना लंबी रेस का घोड़ा है, इसको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, है ना। और जब, क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आपके साथ बात करते हुए भी ये इमेजिन करना शुरू हो जाऊँगा कि आप आने वाले 15 या 20 लोगों के साथ और बातचीत करेंगे, तो आप उनके विजन को भी देखेंगे कि क्या है। तो शायद मेरे थ्रू आप ये बात उन तक पहुँचाएंगे कि भैया ज़िंदगी इतनी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है ना। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, अभी ये अचीवमेंट नहीं है ना, ये नज़र का धोखा है। मैंने एक नाटक लिखा है रूमी नाम का, तो उसमें मैंने इश्क जो है ना, तो इश्क के ऊपर एक गाना लिखा था। वो ये है कि इश्क नहीं है आसान राह कोई, बर्फ़ पे आग जलाता है कोई। इश्क न सूरज न चंदा न तारे, इश्क खुदा है फरिश्ते हैं सारे। इश्क खुदा है फरिश्ते हैं सारे। इश्क न चेहरा न जिस्म न खाक, इश्क है हवा खालिस पाक। इश्क के सर पे बाबा का साया, इश्क है सर गोदी में माँ की। इश्क है सर गोदी में माँ की, रोज़ लगती है महफिल यहाँ पर। इश्क निशान दे गया है जहाँ पर, इश्क गुलाब है, इश्क चमेली है, गुलाब है मोती। किस्मत गम की मंडी में है सोती। इश्क की है बस इतनी कहानी, रेत खाता है समंदर पीता पानी। रेत समुंदर खाता है रेत पीता। तो मतलब ज़िंदगी ये है कि अगर आप इश्क कर रहे हो, आपकी किताबों के साथ इश्क कर रहे हैं, आप अपने आर्ट के साथ इश्क कर रहे हैं, तो इतना प्योर होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि लोग पागल हो जाएं देख के, यार ये चाहिए। जैसे आप जॉन एलिया, इतना बड़ा नाम है ना, जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि साला साल और एक लम्हा, कुछ भी तो नहीं इसमें बल आया, खुद ही एक दरवाजे पे दस्तक दी मैंने, खुद ही मैं लड़का सा निकल आया। तो मुझे समझ में आता है यार ये कैसे हो सकता है यार, और ये कैसे हो सकता है, खुद ही एक दरवाजे पे दस्तक दी मैंने और खुद ही लड़का सा मैं निकल आया, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने कहा, फिर मैं
अब यही तरीका है, यही एक तरीका है जहाँ से आप सीख सकते हो। मैंने कहा कि ये कौन टहल रहा है मेरे कमरे में, कर रहा है कोई बातें मेरे कमरे में। ये कौन टहल रहा है मेरे कमरे में, कर रहा है कोई बातें मेरे कमरे में। ये मेरी शक्लो सूरत का आदमी कौन है, ये मेरी शक्लो सूरत का आदमी कौन है। ये किससे लिपट के रो रही है दुनिया मेरे कमरे में, ये किससे लिपट के रो रही है दुनिया। तो अगर सीखना है तो आप किसी भी चीज़ से सीख सकते हो, बट ये है कि आपको सीखना है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो शायरी को ही कॉपी मार के एक नई शायरी बना डाला है। नहीं, अब रविंद्र जैन जी ने कहा है कि दुनिया में अगर कोई भी आर्टिस्ट ये कहता है कि ये मेरा ओरिजिनल कंपोजिशन है, ये मैंने ओरिजिनली कुछ लिखा है, तो वो आदमी झूठ बोल रहा है। क्योंकि आप नेचर खत्म कर दो ना, फिर आप नेचर खत्म कर दो, इरेज कर दो सब कुछ, और फिर डिजाइन करो कि सूरज ऐसा होता है, चांद ऐसा होता है ना। तो फिर तुम बोल सकते हो कि आपने चोरी किया है। आप चोरी कहाँ से करोगे, इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है। वर्मा जी, जिस तरह से आपने कहा कि मैंने गाना भी गाया था पीछे बैक सोलो, तो एक गाना हमारे दर्शकों के नाम। हाँ, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। मेरा नाटक है रूमी, उसी का एक गाना है जो मुझे बड़ा पसंद है, और वो इस तरीके से अना होती है ईगो, फना होता है मतलब फना हो जाना, और फानी होता है जाने वाला। जो ईगो है वो अब खत्म होके जाने वाली है। तो वो इस तरीके से कि अना फना फानी, अना फना फानी, सब पानी ही पानी। अना फना फानी, अना फना फानी, सब पानी ही पानी। अना फना फानी, इश्क की है बस इतनी कहानी, रेत खाता है समुंदर पीता पानी। अना फना फानी, सब पानी ही पानी। आवाज तो है ही मधुर, बट वर्ड्स भी बहुत सही थे। हर एक वर्ड का अलग ही मतलब और अलग ही बात है। और क्या क्या बात है, एक्टिंग भी करते हो, शायरी भी करते हो। ये तो वही सवाल हो गए। हाँ, ये ना मेरे को बहुत बड़े सारे लोग पूछते हैं ये सवाल, मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या आता है। मेरे को आता कुछ नहीं है, बट ये है कि मैं अपनी मरने से पहले ना सब कुछ सीखना चाहता हूँ। आप मेरे घर पे आएंगे, मैंने बहुत सारे स्केच अपने हाथ से डिज़ाइन किए हैं, है ना। तो वायलिन भी बजाने, वायलिन में मैंने डिग्री किया, मैं वायलिन प्ले करता हूँ, हर गिटार कोशिश करता हूँ। मैंने अपने नाटकों के लिए पता नहीं कितने गाने कंपोज किए हैं, मैं एज अ म्यूज़िक कंपोज़र काम करता हूँ। और बांसुरी बजाने की कोशिश चल रही है, स्कल्पचर बनाने के लिए ट्राई आउट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ना अब जाके एथलीट, वो क्या ओलंपिक भी जाके खेलूँ मैं गोल्ड मेडल आके दे सकता हूँ। हॉबीज की बात करते हैं, हॉबीज क्या हॉबीज क्या क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा पसंद तो वही है, पहाड़ी है, घूमना। हाँ, घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं ऊपर वाला रखे उस तरीके से कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी नेचर के साथ गुजार सकता हूँ, मतलब दुनिया से दूर रह के गुजार सकता हूँ। मुझे इतना प्यार है नेचर से। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने तो बहुत पहले मेरा स्केच कब बनाने वाले? अरे बाप रे, ऐसा नहीं है। अरे आप स्केच बनाते हो तो आप स्केच तो बनाओगे। इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं प्रोसेस में हूँ, मैं सीख रहा हूँ। हाँ, तो प्रोसेस में भी वो प्रोसेस जो है ना, किसी की चित्र बना के हम प्रोसेस कर सकते हैं ना। हाँ। नहीं, मेरा नहीं तो अली बॉस टीम का बना दीजिए। अरे वाह वाह, टीम का ही बना दो, मेरा अकेले का नहीं, सबका बना दो। मैं अगली बार सोच के आऊंगा यहाँ पे। देखो, इनको काम दे रहे हैं तभी ये कह रहे हैं मैं सोच के आऊंगा। क्योंकि मैंने बचपन से बताया ना कि मैं बचपन से काम नखट्टू टाइप कर रहा हूँ, मैंने काम तो किया ही नहीं जिंदगी में।
बड़ा मजा आ रहा है वर्मा जी, बट क्या करें, समय की अलविदा भी है, समय बहुत कम है। तो एक जाते जाते एक और शायरी या जो आपने लिखा हुआ है कुछ लाइनें हमें सुना दीजिए, फिर हम आपको अलविदा देंगे। एक तो मतलब शुरुआत भी मैं वही करूँगा, मैं वैसे शुरुआत वहीं से करना चाहता था, लेकिन वही है कि जब मुझसे पूछा जाता है, एक बंदे ने मुझसे पूछ लिया कि आपका नाम वर्मा जी है, तो मैंने कहा हाँ मेरा नाम वर्मा जी है। तो बोलते फिर अपने बारे में बताइए, आपने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने उसको कहा कि दिन को रात, रात को दिन नहीं कहते, दिन को रात, रात को दिन नहीं कहते, कहने वाले सच को झूठ नहीं कहते, अपनी ज़ुबानी बतानी पड़ जाए दोस्त, ऐसी तरक्की को तरक्की नहीं कहते। अगर मुझे ही बताना पड़े कि मैंने क्या किया। अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैं नसीर सर मेरे टीचर थे, फिरोज अब्बास खान जिन्होंने गांधी माई फादर बनाई थी वो मेरे टीचर थे, जिन्होंने 6 करोड़ का मुगल आजम बनाया वो मेरे टीचर थे। तो वो क्या है, मतलब मेरा टीचर आगे तुमको बताया ये मेरा स्टूडेंट, तो मुझे अप्रूव हुआ क्या है यार, ये अचीवमेंट है, फिर मैं बताऊँगी हाँ यार। तो वो है कि जो बताना चाहता था कि ज़मीन बदलेगी आसमां एक वक्त के बाद, सब बुरा लगने लगेगा एक वक्त के बाद, सब बुरा लगने लगेगा एक वक्त के बाद, ज़मीन बदलेगी आसमां एक वक्त के बाद, कब तक ढूंढते रहोगे सुकून पहाड़ों पे, सुकून भी चुभने लग जाएगा एक वक्त के बाद, कब तक सुकून ढूंढते रहोगे पहाड़ों में, सुकून भी चुभने लग जाएगा एक वक्त के बाद, देर तक कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता वर्मा जी, देर तक कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता वर्मा जी, शमशान से भी निकाल देते हैं एक वक्त के बाद, देर तक कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता वर्मा जी। एक आखिरी ख्याल पढ़ के जाता हूँ, ये मेरे बिल्कुल शुरुआती दौर का ख्याल है, और ये ख्याल मुझे इसलिए पसंद है कि जो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हालांकि उन्होंने मुझे अपना शागिर्द नहीं बनाया, जम्मू का एक बहुत बड़ी मायनात हस्ती है जिनका नाम पंडित विद्यारतन आसी साहब है। क्या इतनी दिलकश होगी दुनिया मेरे बाद, क्या कोई बागोश जिएगा मेरे बाद, जो जी में आता है लिखता रहता हूँ, क्या होगा इन दीवारों का मेरे बाद। तो ये गज़ल उनकी है, ये उनके आशार हैं, तो मैं उनका बहुत बड़ा शागिर्द हूँ। तो जब मैंने पहली बार उनके सामने अपनी नज़्म पढ़ी कि जिस कदर भी निकल जाते हैं कदम, किसी राह भी निकल जाते हैं कदम, रोक कर खुद को रखना मुहाल हो गया है, उस पे शक करने का जी भी नहीं करता, उसे इश्क है या नहीं सवाल हो गया है, मेरी लापरवाहियाँ बेहिसाब होती जा रही हैं, तुम्हारे जाने के बाद मेरा ये हाल हो गया है, उस कमरे से अब नहीं आती तानपुरे की सुगंध, उस कमरे को बंद पड़े आज पूरा साल हो गया है, दिल्ली गए अब मुझको भी एक अरसा हो चला, दिल्ली गए अब मुझको भी एक अरसा हो चला, सुना है लाल किला और भी लाल हो गया है, दिल्ली गए मुझको भी एक अरसा हो चला, सुना है लाल किला और भी लाल हो गया है, वो जिसे देखना भी नसीब नहीं हुआ वर्मा जी, वो जिसे देखना भी नसीब नहीं हुआ वर्मा जी, सुना है पश्तानी मकान भी नीलाम हो गया है, सुना है पश्तानी मकान भी नीलाम हो गया है, अब वो तुम्हारी बातों से नहीं समझेगा दोस्त, अब वो तुम्हारी बातों से नहीं समझेगा दोस्त, वो लड़का किसी का कान्हा किसी का नंदलाल हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वर्मा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं एक जाते जाते प्रश्न पूछना चाहूँगी, जिस तरह से इस समय कई जो बच्चे हैं वो अपनी आर्टिस्ट लाइन, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कई बच्चे ऐसे भी हैं जो नशे की ओर भाग रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? यार मेरा तो यही कहना है उनको कि उस भीड़ में मत भागो जहाँ पे सारी दुनिया भागना चाहती है ना। आपको आपका दिल करता है, आपका सीरियसली आप अपने कभी शांति से बैठिए और अपने आप से, जैसे नसीर साहब कहते हैं, एक्टर बनना कोई खाला जी का घर नहीं है। आपको रोज़ उठ के शीशे के सामने अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है कि तुम एक्टर बन सकते हो, और रोज़ अपने आप को अगर तुम जवाब दे रहे हो कि हाँ, तो ही तुम एक्टर बन सकते हो, नहीं तो तुम एक्टर नहीं बन सकते। तो तुमको अगर रोज़ उठ के शीशे में देख के ये पूछना चाहिए कि यार तुम नशा करने के लिए पैदा हुए हो, तो अगर हाँ बोलता है तो मर जाओ यार, फिर कौन रोक सकता है तुमको। बहुत अच्छा लगा वर्मा जी आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे टॉक शो में बनने के लिए आपका। देखो यार, आपने वर्मा जी को अगर सुन रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको भी बहुत खुशी होगी और बहुत मज़ा आएगा सुनने में। मुझे तो बहुत मज़ा आया वर्मा जी से, मैं चाहूँगी कि मैं बार बार वर्मा जी से मिलूँ और वर्मा जी की बातें सुनूँ, क्योंकि वर्मा जी से अभी टाइम की जो है कमी होने के कारण जो है हमने इनको बोल दिया कि चलो हम अलविदा देते हैं, पर क्या करें, मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि इनसे बड़ी चीज़ें सीख ली हैं और सीख भी ऐसे भी सीखते रहेंगे।
टॉक शो में क्या सीखना है ऐसे भी सीखेंगे। वर्मा जी जाते जाते ईटू के लिए कुछ हो जाए। ईटू तो खा ही लिया होगा, बड़ी बड़ी खाया होगा। मेरे घर वाले बोलते यार तू क्या ईटू का प्रमोशन कर रहा है, हर तीसरे एक डिब्बा करा। बोला क्या करूं, ईटू वालों से प्यार ही बहुत हो गया मुझे। बहुत ज्यादा प्यार हो गया सीरियसली। मेरे घर में कोई 6 या 7 डिब्बे पड़े हैं ईटू वालों ने। और मतलब ये होता है कि जो भी आता है तो खाते हैं तो तारीफ करते हैं, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ देखा मैं उनका वो ब्रांड एम्बेसडर हूँ। क्या बोलते हैं, मैं उनका वो, हाँ। तो बोलते फिर ध्यान रखना अगली बार हमारे भी लिए लेके आना। कोई ना, आज भी आप ले जाओ, हम मना नहीं करेंगे, बट 2 लफ्ज हो जाए। तो ईटू के लिए तो यही है, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका भी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि वो ऐसे लोगों के इंटरव्यू सुनने चाहिए जिनसे लाइफ में इंस्पिरेशन मिल सके, है ना, जिनको अब आइंस्टाइन तो है नहीं तो मगर ऐसे लोग होने चाहिए जिनको सुन के अच्छा लगे, यानी कि जो हमारी बात करे, जो मेरी बात करेगा मैं उसी को सुनूंगा, है ना। मैं यानी कि वसीम अकरम की बातें नहीं सुन सकता क्योंकि मुझे क्रिकेट बॉलिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट सचिन से सुन सकता हूँ क्योंकि बैट्समैन बनने का बचपन से शौक था। तो आप हमेशा उनकी बातें सुनते हो जो आपको पसंद होते हैं, तो वही है। तो मैं ईटू का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और अर्ली पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और थैंक यू सो मच। और आप लोग जो ईटू ज़रूर खाइए और रिव्यूज़ भी ज़रूर दें क्योंकि मैं दे चुका हूँ, काफ़ी अच्छा है। मैं आज भी खाऊंगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मैं बोलूंगी हाथ जोड़ के शुक्रिया आपको। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा टैलेंट है तो जरूर अर्ली पोस्ट के पास आए। देखो वर्मा जी आए हैं, वर्मा जी से बड़ी सारी चीजें सीखने को मिली, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी आए और अपनी दिल की बातें और सीखी हुई बातें मुझे भी सिखाएं, जिससे मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और अगर वर्मा जी से सीखा, एक समय ऐसा भी हो सकता है वर्मा जी किसी छोटे बच्चे से भी मैं सीखता हूँ सीखने की कोई समय नहीं होता, छोटा हो बड़ा हो, सिखाने वाला होना चाहिए बस। अगर आप लोगों को लगता है आपके पास टैलेंट है तो जरूर आगे बढ़ के आए, टैलेंट की किसी में कमी नहीं होती है। और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहिए अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार, थैंक यू।